हाय एवरीवन, वेलकम टू कुछ की दुनिया। कुछ की दुनिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की बुक समरी है होल्ड मी टाइट। 2017 में ऑथर ने ह्यूमैनिटी के कैंपेन ने दूसरा सबसे बड़ा सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया था। तो चलिए उनकी लिखी हुई बुक होल्ड मी टाइट ये बुक समरी स्टार्ट करते हैं। क्या आपका पार्टनर हमेशा बिना बात के आपसे लड़ाई करता है? क्या आप रिलेशनशिप में होने के बावजूद अकेलापन महसूस करते हैं? आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से दुखी है और आप ये सोच करके पछता रहे कि आपने शादी क्यों किया। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए दुनिया में सिर्फ आप अकेले नहीं है जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बल्कि आज ऐसे बहुत सारे कपल में आपको मिल जाएंगे जो अपनी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम को फेस करना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि वो इनसे बचने की कोशिश करते हैं। और ये समरी हमको सिखाएगी कि कैसे अपने रिलेशनशिप को बचाया जाए, जिसके बाद हम जान पाएंगे कि हमारे प्रॉब्लम्स के पीछे की असली वजह क्या है। साथ ही हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपने पार्टनर को गलती से हर्ट करने से बचा जाए। इससे हमको कुछ ऐसे काम के टिप्स जानने को मिलेंगे जो हमारे रिश्ते में और भी मिठास और वार्म यानी कि गर्माहट लाएगी। इस समरी से हम अपने पार्टनर के साथ में लंबे समय तक चलने वाला मजबूत रिश्ता बनाने के बारे में सीखेंगे और साथ ही अपने पार्टनर्स की ज़रूरतों का ख्याल रखना भी सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि अपने साथी के साथ एक प्यार भरा रिश्ता कैसे बरकरार रखा जाएगा और कैसे अपने रिश्ते में परमानेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी लाई जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने लाइफ में एक ऐसा रोमांस लाने के लिए जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है? यह समरी हमको बताएगी कि एक बार फिर से हमको अपने पार्टनर के साथ जिंदगी भर के प्यार के डोर में बंध चुके हैं और अब ये डोर कब जिंदगी भर नहीं टूटेगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक की पहले चैप्टर के साथ में शुरुआत। रिकॉग्नाइजिंग द डेमन डायलॉग्स। हमने वो कहावत तो सुनी होगी, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं हमको सबसे ज़्यादा दर्द भी वही देता है। एक रिलेशनशिप में बंद करके हम अपने पार्टनर की नेगेटिविटी को लेकर के और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। यही वजह है कि अक्सर कपल्स एक दूसरे को हर्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर आपका रिश्ता सेफ और सिक्योर है तो हर्ट होने के बावजूद आप इससे उभर पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी दर्दनाक एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अगर आपका रिश्ता ही मजबूत ना हो तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि तब ये दुख देने वाले पल आग में घी देने वाला काम करेंगे। इससे होगा ये कि आप दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा हर्ट करते रहेंगे। ये एक ऐसा साइकिल है जिसे डेमन डायलॉग्स कहते हैं। ये वो नेगेटिव बातचीत है जो हम अपने पार्टनर के साथ बार बार रिपीट करते हैं। ऐसे 3 डेमन डायलॉग्स है जो हर कपल्स को जान लेनी चाहिए। पहला डेमन डायलॉग है फाइंड द बैड गाय। ये तब होता है जब कपल बहस करते टाइम एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। ऐसे में अक्सर वो एक दूसरे की पुरानी गलतियों को गिनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं चलता क्योंकि इसके बाद दोनों एक अलग डेमन डायलॉग की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा और सबसे कॉमन डेमन डायलॉग है प्रोटेस्ट पोल का। ये डांस जैसा ही कुछ है जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की अटेंशन चाहता है या यूँ कहे कि डिमांड करता है। लेकिन ये एक नेगेटिव अप्रोच होती है। जैसे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ में ज़्यादा डिमांडिंग तरीके से बर्ताव करने लगता है तो होता ये है कि दूसरा पार्टनर दूर चला जाता है। ये डेमन डायलॉग सालों साल चल सकता है क्योंकि जो पार्टनर अटेंशन चाहते हैं वो रेस्पॉन्स के लिए बेताब हो जाता है। केन और मिया के केस में कुछ ऐसा ही हुआ था। केन और मिया 6 सालों से साथ थे और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों के बीच में प्रोटेक्ट पोल्का की प्रॉब्लम आ गई थी। मिया इस बात को लेकर के परेशान रहते थे कि केन अब उसके साथ उतनी बात नहीं करता जितना वो पहले किया करता था। उससे लग रहा था कि जैसे इस रिश्ते को निभाने की सारी जिम्मेदारी वो अकेले अपने कंधों पर उठा रही है। वहीं केन हमेशा मिया को खुश देखना चाहता था, पर मिया खुश कैसे रहेगी ये उसकी समझ से बाहर था। केन हर काम अकेला करता था। वो मिया के साथ कुछ भी मिलकर के नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उसे नाखुश नहीं देख सकता था और इसी वजह से मिया और भी डिमांडिंग होती जा रही थी। वो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करते थे। केन को लगता कि वो कुछ भी सही से नहीं कर सकता, इसलिए वो मिया से और दूर होती जा रही था। मिया जितना उसके करीब आने लगती वो और दूर होता जाता और मिया को क्योंकि यही बात चुभ रही थी। दोनों एक दूसरे का प्रोटेस्ट यानी कि विरोध कर रहे थे, जिससे चीज़ें और बिगड़ती चली गई। इस तरह ये कपल प्रोटेस्ट पोल्का में फंस करके रह गए। अब आता है तीसरा और सबसे खतरनाक डेमन डायलॉग जो है फ्रीज एंड फ्ली। यानी कि प्रोटेस्ट पोल्का का एडवांस रूप है फ्रीज और फ्ली। यानी कि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का जवाब का इंतजार करते करते थक जाते हैं, एक की बेपरवाही दूसरे को भी रूखा और सख्त बना देती है और दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली जाती है। ऐसी सूरत में दोनों के बीच प्यार लगभग पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फ्रीज एंड फील डायलॉग में पार्टनर शायद ही आपस में लड़ते
सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच इतना रूखापन आता है कि वो एक दूसरे से लड़ने का हक भी खो चुके रहते हैं। बेशक दोनों आपस में पोलाइटली बात करेंगे, वो आपस में सहयोग भी करेंगे, लेकिन उनके रिश्ते में वो गर्माहट और वो नजदीकी नहीं रहते जो पहले हुआ करते थे। ऐसा रिश्ता फ्री जोन में चला जाता है। आखिर में तंग आकर के कोई ना कोई पार्टनर खुद ही रिश्ता तोड़ देता है। अब टेरी और कैरल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। दोनों एक रिजर्व्ड और इंटेलेक्चुअल कपल रहे हैं, लेकिन अब उनका तलाक होने वाला है। अपने बिजी करियर के चलते दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। कैरल को जब लगा कि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर है तो टेरी के करीब आने की कोशिश करने लगी, पर टेरी अभी भी नाराज था। उसे लगता था कि कैरल हर वक्त उसे टोकती रहती है। इससे दोनों के बीच में प्रोटेस्ट पोल्का वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। आखिरकार कैरल ने हार मान ली। कैरल के मन में ये बात बैठ गई थी कि टेरी की नजरों में वो बोरिंग है और अट्रैक्टिव नहीं है, जबकि टेरी को लगता था कि कैरल अब उसे अब पहले की तरह प्यार नहीं करती, बल्कि सिर्फ बच्चों की खातिर उसके साथ एक छत के नीचे रह रहा है। अब दोनों पार्टनर से ज्यादा अजनबी हो गए थे। ये रिश्ता दोनों से न उगलते बन रहा था और न निगलते बन रहा था। कुल मिलाकर के टेरी और कैरल इस शादी से मायूस हो गए थे। आखिर ऐसे रिश्ते का क्या फ्यूचर हो सकता है? तो अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसे डायमंड डायलॉग को भला कैसे अवॉइड किया जाए। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि किसी थेरेपिस्ट की हेल्प ली जाए। हालांकि कुछ और भी तरीके हैं जो हम ट्राई करके देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये पता लगाना है कि आप एक डायमंड डायलॉग में हैं। सोच के देखिए कि ऐसा कब हुआ था जब आपको अपने रिश्ते में इनसिक्योरिटी फील हुई थी, क्योंकि डायमंड डायलॉग के बीच में इनसिक्योरिटी फील होना एक नॉर्मल इमोशन है। दूसरी बात, एनालाइज करिए कि आप दोनों का बर्ताव कैसा है। सोचो कि अपने बिहेवियर को आप कैसे चेंज कर सकते हो ताकि इन डायमंड डायलॉग को अवॉइड किया जा सके। तीसरी चीज़ है, अपने पार्टनर को भी इन डायमंड डायलॉग्स के बारे में बताओ कि इनसे कैसे बचा जाए। आप दोनों एक ईमानदार तरीके से अपनी ज़रूरतों को शेयर करके इन डायमंड डायलॉग से बचे रहेंगे। अपने पार्टनर को बताओ कि उनका प्यार और परवाह आपके लिए कितना मायने रखता है, और उन्हें भी अपने प्यार का एहसास दिलाओ ताकि आप दोनों के बीच में फिर कभी ऐसे बेकार के झगड़े ही हो ना। नेक्स्ट चैप्टर है फाइंडिंग द रॉ स्पॉट्स। लवर्स और कपल्स अक्सर एक दूसरे को हर्ट करते ही रहते हैं और अक्सर जल्दी इन बातों को माफ भी कर दिया जाता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी तकलीफें दे देने वाली एक्शन होती है जो आसानी से भुलाए नहीं जा सकते। इन सेंसिटिव एक्शंस को रॉ स्पॉट्स कहते हैं। ये रॉ स्पॉट्स तब क्रिएट होती है जब आपका पार्टनर या आप एक दूसरे की इमोशंस को, ज़रूरतों को अनदेखा करने लगते हैं, या पास्ट रिलेशनशिप के रॉ स्पॉट्स भी प्रेजेंट रिश्ते में आने लगते हैं। तो जब ये रॉ स्पॉट्स एक बार फिर से खड़ा हो जाता है तो आप खुद को इमोशनली महरूम हो या फिर अब्यूज्ड फील करने लगते हैं। उस वक्त आपको फील होता है जैसे कोई आपकी इमोशंस को नहीं समझ रहा है। कई बार तो स्टेबल और सिक्योर कपल्स के बीच में भी इस तरह के रॉ स्पॉट्स के कारण डायमंड डायलॉग होने लगते हैं। अब जैसे हेलेन का एग्जाम्पल ले लीजिए। उसके टीनेजर्स बेटे को शराब की लत हो गई थी। उसका थेरेपिस्ट हेलेन को सारी प्रॉब्लम के लिए दोष देता था कि वो अपने बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहा है, और ऊपर से हेलेन का पति सैम भी थेरेपिस्ट को ही सपोर्ट करता था। ऐसे में हेलेन एकदम अकेली पड़ गई थी और उसने एक रॉ स्पॉट्स डेवलप कर लिया था। हेलेन की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उसे लगता था कि जैसे सारी गलती उसी की है, जिस वजह से वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। अगर कोई उसे क्रिटिसाइज करता तो उसे बहुत दुख होता। उसका रहा सहा कॉन्फिडेंस भी खो गया था। वो छोटी छोटी बातों के लिए अपने पति सैम की राय मांगने लगी थी, लेकिन सैम उसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं देता था। नतीजा ये हुआ कि हेलेन और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लगी। उसे हर वक्त यही लगता था कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। और वही यही हुआ जिसका उसको डर था। हेलेन और रोमन के बीच में हर दिन झगड़े होने लगे। काश उन्होंने हेलेन के रॉ स्पॉट को पहले ही देख लिया होता तो शायद ये नौबत आती ही नहीं। ये हर रोज के झगड़े अवॉइड किए जा सकते हैं। पर हैरानी की बात तो यह है कि रॉ स्पॉट को पहचानना मुश्किल नहीं है जिसकी वजह से कपल्स के बीच में झगड़े होते हैं। तो दो तरीका होते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि रॉ स्पॉट रब किए जा रहे हैं। पहला साइन है कि जब बातचीत करते वक्त अचानक बात करने का टोन चेंज हो जाए। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, तभी अचानक हमारे पार्टनर को गुस्सा आ जाता है और उसकी टोन चेंज हो जाती है। तो आप समझ जाइए कि जाने अनजाने आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि उनका रॉ स्पॉट रब हो गया है। दूसरा साइन है जब आपका पार्टनर छोटी छोटी चीज़ों पर बेवजह अजीब सा बर्ताव करने लगे। जैसे मान लो कि आप बेडरूम में 10 मिनट लेट से आए और वो आप पे चिल्लाना स्टार्ट कर दे। तो ये रॉ स्पॉट आइडेंटिफाई करते ही आप क्या करेंगे? इन रॉ स्पॉट को झगड़े या बहस से तो कभी हील नहीं किया जा सकता। ना ही आप अपने पार्टनर के शांत
होने का वेट करेंगे। इसीलिए बेस्ट मेथड ये है कि इन रॉ स्पॉट्स के पीछे जो कारण है उन्हें सॉल्व किया जाए। आपने अपने पार्टनर के साथ में बेहद नरमी से खुल करके ईमानदारी से बात करें, पता करें कि उनके रॉ स्पॉट्स के पीछे क्या इनसिक्योरिटी है। जब आप बात कर रहे हैं तो दोनों सब्र के साथ में प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, वरना आप एक और डेमोन डायलॉग में फंस सकते हैं। अब जैसे जेम्स और विंसेंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो एक गे कपल है। एक बार जेम्स को पीठ में चोट लगी थी, उसे इतना दर्द होता था कि विंसेंट उसे छू भी नहीं सकता था। इसके चलते विंसेंट को फील हुआ कि जैसे जेम्स और उसके बीच में पहले जैसे बॉन्डिंग नहीं रही, उनका प्यार कम हो रहा है। विंसेंट एक उस मुद्दे को लेकर के बेहद सेंसिटिव फील कर रहा था, यही उसका रॉ स्पॉट बन गया। जब भी वो जेम्स की आंखों में फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग देखता, वो और भी स्ट्रेस में आ जाता था। दोनों में कहीं कोई भी अपनी प्रॉब्लम पर बात करने की पहल नहीं कर रहा था, क्योंकि विंसेंट एकदम चुप रहने लगा था। लेकिन जेम्स का भी एक रॉ स्पॉट रब हो रहा था। विंसेंट एक बेहद सक्सेसफुल एक्टर था, जिसका ज्यादातर वक्त सेट पे गुजरता था। जेम्स समझ रहा था कि विंसेंट सिर्फ अपने काम से ही प्यार करता है, उसे इस रिश्ते से ज्यादा अपने एक्टिंग करियर की फिक्र है। जेम्स की यही इनसिक्योरिटी उसका रॉ स्पॉट बन गई थी। उसे लग रहा था कि जैसे विंसेंट उसे नजरअंदाज कर रहा है, तो समझा आपने रॉ स्पॉट कैसे डेमोन डायलॉग क्रिएट करता है। जेम्स को डर था कि कहीं विंसेंट उसे छोड़ करके नहीं चला जाए। वही विंसेंट जेम्स की फ्रस्ट्रेशन की वजह खुद को समझ रहा था, इसीलिए उसने जेम्स से दूरी बनानी स्टार्ट कर दी। लेकिन असल में जेम्स की मुश्किलें और बढ़ गई थी। दोनों अनजाने में एक दूसरे के रॉ स्पॉट को रब कर रहे थे, जिससे सिचुएशन बिगड़ती चली गई। कहीं आपका रिलेशन, थोड़ा वक्त निकाल करके सोचिए, कहीं आपका रिलेशन भी जेम्स और विंसेंट जैसा तो नहीं है। थोड़ा वक्त निकाल करके और अपने पार्टनर के साथ में मिल करके एक दूसरे के रॉ स्पॉट को ढूंढने की कोशिश करिए। ईमानदारी से खुल करके बातचीत करना ही अपने रिश्ते को बचा सकता है। जेम्स और विंसेंट के केस में कई फाइनली उन्होंने बातचीत की पहल की और अपने रिश्ते को टूटने से बचाया। दोनों ने अपने अपने पॉइंट शेयर किए और साथ ही प्रॉब्लम को मिल करके हल निकाला उसका। कई बार हम अपने पार्टनर के साथ में कोई बात इसलिए भी कबूल नहीं करते क्योंकि हम अपनी इमोशनली या कोई कमजोरी नहीं दिखाना चाहते। हमें बचपन से ही स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनने की सलाह दी जाती है। ऐसे में बड़े होकर के हम अपनी इमोशंस को लेकर के और भी ज्यादा रिजर्व्ड हो जाते हैं। लेकिन एक कपल का रिश्ता अलग होता है। वो दोनों एक दूसरे पर मेंटली, फिजिकली और इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे में एक दूसरे से अपनी इमोशनल कमजोरी को शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। शायद उन्हें सुनकर के अच्छा ही लगे कि आप उन पर इतना भरोसा करते हैं। जिन कपल के बीच में हेल्दी रिलेशन होता है, वो पार्टनर के रेस्पॉन्ड को लेकर के पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, एक दूसरे की फीलिंग के बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे और कीजिए, और आपको एहसास होगा कि अपनी चिंताओं के बारे में बात करने से हम बेहतर महसूस करेंगे। अब आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की ओर, होल्ड मी टाइट, यानी कि एंगेजिंग एंड कनेक्टिंग। अपने पार्टनर के साथ में मजबूत रिश्ता बनाए रखने के लिए हमको उनके साथ में जुड़ना होगा। इस बातचीत से के दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है, और दूसरा पार्ट है कि मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। इस बातचीत का पहला पार्ट बहस और झगड़ों को अवॉइड करने के लिए है। जो कपल एक दूसरे के साथ में सिक्योर फील नहीं करते हैं, उनके बीच में और भी दूरियां बढ़ जाती है, इसीलिए उनके बीच में बहस भी और ज्यादा होने लगती है। इसीलिए अपने रिश्ते को लेकर के जो भी डर या इनसिक्योरिटी आपके मन में है, उसे आपस में डिस्कस कर ले। एक बार दिल का शक दूर हो गया तो रिश्ते में सिक्योरिटी वाली फीलिंग खुद ही आ जाएगी। इस बातचीत का दूसरा पार्ट हमको सेफ रिलेशनशिप की तरफ में ले जाएगा, जो एक हैप्पी रिलेशनशिप होता है। हर इंसान की कुछ जरूरतें होती है जो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पार्टनर उन्हें पूरा करे। इसीलिए अपनी इमोशन जरूरतों को एकदम क्लियर तरीके से शेयर करें और अपने पार्टनर से भी पूछे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। दोनों के बीच में अगर ईमानदारी रहेगी, तभी हम एक लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता एंजॉय कर पाएंगे। तो चार्ली और क्योको एक यंग कपल है जिनके बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि कोको को उस वक्त बड़ा इमोशनल झटका हुआ जब उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। तब उसके डॉक्टर ने उसे डिप्रेशन से बचने के लिए दवाइयाँ दी। चार्ली भी उसकी हेल्प करने के लिए उसे एडवाइस देता था। उसने क्योको से कहा कि जिस करियर को मन में लेकर के वो एडमिशन लेना चाहती है, वो करियर उसके लिए ठीक है ही नहीं। तो क्योको बचपन से ही एक ऐसे परिवार में बली पड़ी थी जहाँ स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए जाते थे, इसलिए उसे जरा भी पसंद नहीं था कि कोई उसे बताए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब चार्ली ने उसे एडवाइस देने की कोशिश की तो क्योको को अपना बचपन याद आ गया। उसे लगा कि चार्ली को उसकी जरा भी फिक्र नहीं है, बल्कि वो उसे सजा देने के लिए ऐसा बोल रहा है। क्योको चार्ली के इरादे को गलत समझ रही थी। उसे चार्ली पर बेहद गुस्सा आया और उसकी भावनाओं का उबाल बाहर आने लगा। जहाँ एक तरफ क्योको बेहद सेंसिटिव और स्वभाव की थी, वही दूसरी तरफ चार्ली एकदम अलग था। वो फिजिक्स में एक्सपर्ट था और अपने काम की उसको अच्छे से नॉलेज थी, लेकिन इमोशंस वगैरह के मामले में वो एकदम अनाड़ी था।
क्योंकि जब भी उस पर नाराज़ होती है वो उसके पीछे कोई प्रॉब्लम ढूंढने लगता है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडवाइस देने लगता है, क्योंकि एक फिजिक्स स्टूडेंट होने के नाते उसने यही सीखा था कि पहले प्रॉब्लम को पहचानो फिर उसका हल ढूंढो। लेकिन क्योको को एडवाइस दे करके वो उसे और भी नाराज़ कर रहा था और आखिर में क्योको को यकीन हो चला था कि शायद चार्ली उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और चार्ली को लगा कि क्योको उससे नफरत करते इसलिए उसकी बात ही नहीं सुनना चाहती थी। दोनों अपने अपने रिश्ते में इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। हालांकि चार्ली और क्योको ने इस प्रॉब्लम का हल भी जल्द ही निकाल लिया और ये उन्होंने किया ऊपर दिए गए दोनों सवालों के जवाब दे करके। सबसे पहले तो उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया कि उन्हें सबसे ज़्यादा डर किस बात से लग रहा है। चार्ली क्योको के इमोशंस को नहीं समझ पा रहा था। क्योको कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यही बात चार्ली की समझ में नहीं आ रहा था और उसके मन में ये डर बैठ गया कि वो शायद क्योको को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो रूल्स बनाने और क्योको को एडवाइस देने की कोशिश करता था। चार्ली अपना कंट्रोल खोने से डरता था, इससे उसे लगता था कि उसका कंट्रोल नहीं होगा तो शायद ये रिश्ता टिकेगा ही नहीं, जबकि क्योको भी डरती थी कि कहीं उनका रिश्ता टूट ना जाए। लेकिन उनका कारण अलग था। जब भी वो चार्ली से कहती थी कि उसका मूड खराब है तो उसके मूड को इमोशनल ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देता था। कई बार तो वो उसकी बातों का जवाब भी नहीं देता था और कभी उससे कहता था कि अगर वो इसी तरह कैसे परेशान हो गई तो उसे घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। यही क्योको का सबसे बड़ा डर था कि कहीं चार्ली सचमुच में ना चला जाए। दूसरा डिस्कशन था कि दोनों को एक दूसरे के सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। चार्ली ने शुरुआत ये कह करके कि वो हमेशा क्योको को अपने साथ देखना चाहता है और उसे डर लगता है कि कहीं उसे गुस्से में छोड़ ना चली जाए। और चार्ली ने कहा कि अगर उसकी गलतियों के बावजूद क्योको हमेशा उसके साथ में रहने का वादा करती है तब भी उसे इस रिश्ते पे भरोसा होगा और वो चाहता था कि क्योको उसे यकीन दिलाए कि उसके बीच में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो वो हमेशा साथ रहेगी। क्योंकि की डिमांड भी चार्ली की से अलग नहीं थे, वो भी चाहते थे कि वो भी चार्ली के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि चार्ली उसके लिए। और चार्ली ये सुन करके हैरान था, उसे पता ही नहीं था कि इसका रिस्पॉन्स इतना सिंपल होगा। और दोनों ने जब दिल खोल करके बातें की तो दोनों को ऐसे लगा कि जैसे अब उनके बीच में और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है और उसके बाद तो जैसे जादू ही हो गया। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा प्यार से भरा हुआ और मजबूत बन गया। अब इसी बात पे अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस नेक्स्ट चैप्टर को, कीपिंग योर लव अलाइव। यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि प्यार वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर कपल्स के बीच में शादी के कुछ साल के बाद में इतने लड़ाई झगड़े होने लगते हैं कि उनके बीच में नफरत की एक दीवार सी बन जाती है। शादी एक प्यार भरे रिश्ते के तौर पर सिर्फ कुछ साल तक ही चलती है, लेकिन देखा जाए तो शादी का असली मतलब ये नहीं है। अगर आप अपनी शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोशिश करते हैं तो आप अपने रिश्ते में प्यार बरकरार रख सकते हैं। एक मेथड जो हम यूज कर सकते हैं वो है कनेक्शन के पलों को सेलिब्रेट करना। सबसे पहले तो अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज करने की आदत छोड़ दें। अगर आप प्यार चाहते हैं तो बदले में प्यार करना सीखें। किसी को बात बात पर टोकने से आपको उनका प्यार नहीं मिलेगा। अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट करें और उन्हें फील कराएं कि आप वाकई में उनसे प्यार करते हैं। एक और मेथड है कि आप कुछ खास छोटी छोटी चीज़ें करें, जैसे रोज़ काम पर जाने से पहले अपने पार्टनर को गुड बाय किस दो या फिर हर हफ्ते उन्हें कहीं बाहर खाने पे ले जाओ। आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि आजकल लोग अपने काम के चलते इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने घर और परिवार के लिए मुश्किल से वक्त निकाल पाते हैं। ऐसे में कुछ क्वालिटी टाइम साथ में बिताना हमारे रिश्तों में एक ताजगी लेकर के आता है, लेकिन इसके लिए हमको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट टूल जो हम यूज़ कर सकते हैं, क्यों ना अपने रिश्ते के लिए एक स्टोरी क्रिएट करें। एक ऐसी कहानी जो एक कपल के तौर पर हमारे बीते हुए कल, आज और आने वाले कल के बारे में बताए। अपने अतीत की एक सीधी सादी कहानी बना करके आप अपने पार्टनर्स के और भी करीब आ सकते हैं। जिन मुश्किलों का हम दोनों ने मिल करके सामना किया है उन पर ध्यान देने से या उनके बारे में सोचने से हमारे रिश्ते में और भी मजबूती आ जाएगी। हमारे बीच में प्यार और रेस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा।